हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी से सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको ये वीडियो जो है थोड़ी कम समझ में आए। इसीलिए मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, फिर जो है इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है अकाउंट का बेस है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो पूरी अकाउंट समझ में नहीं आएगी। और काफी जनों से आपने सुना होगा कि जर्नल एंट्री पास करनी नहीं आती उनको। अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट और जर्नल एंट्री पास करना नहीं आती है तो फिर लोग आपका काफी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री पास करना कितना इजी है। सबसे सिंपल होता है जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन में अपने को पता चल जाता है कि एंट्री क्या होगी उसकी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, लेकिन उनसे पहले, उन चीजों को समझने से पहले आपको मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं जो चीज पुरानी काम की है। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं: एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये क्या होते हैं उसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्सपेंस का जो है डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट का फिर से डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट और कैपिटल का भी क्रेडिट। तो सिंपल सा अगर कोई भी जर्नल एंट्री आए तो सबसे पहले ये पता कीजिए जो अकाउंट अपने को डेबिट या क्रेडिट करना है वो कौन सा अकाउंट है। खर्चा है अपना, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल। एक्सपेंस यानी अपना इस साल का खर्चा, इनकम यानी इस साल की इनकम, असेट यानी वो चीजें जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लायबिलिटी यानी वो चीजें जिनका बिजनेस में को फ्यूचर में रीपेमेंट करना है, और कैपिटल यानी बिजनेस के मालिक का पैसा। तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो सिंपल से अगर खर्चा दिखे तो उसको डेबिट कर दो, और खर्चा कम हो रहा हो रिवर्स करना तो उसको क्रेडिट कर दो। इनकम दिखे तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सिंपल सा उसको क्रेडिट कर दो, और अगर इनकम को रिवर्स करना हो तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है। असेट लिखनी हो यानी कि आय बिजनेस के अंदर बढ़ रही हो तो और डेबिट कर दो, जाए यानी खत्म हो रही हो तो क्रेडिट कर दो, उल्टा। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, बिजनेस की लायबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो क्रेडिट करना, कम हो रही हो तो उल्टा कर देना, डेबिट कर देना। ऐसी कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ रही हो तो कैपिटल को क्रेडिट कर देना, और अगर कम हो रही हो तो इसको उल्टा कर देना यानी कि डेबिट कर देना। ये चीजें जरूर माइंड में रखना जब मैं ट्रांजैक्शंस को बताऊं। अभी इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी इसके अंदर कौन सा अकाउंट आ रहा है। फिर होता है लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या होता है वो आपको बाद में बताऊंगा। ये बैलेंस होता है डेबिट का, ये होता है क्रेडिट का। यहां पे हम दोनों जो अमाउंट लिखेंगे, इस साइड सारे डेबिट वाले अमाउंट, इस साइड सारे क्रेडिट वाले अमाउंट। जैसे सबसे सिंपल पहली ट्रांजैक्शन मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाए 5 लाख रुपए, और मान लीजिए फर्नीचर लेके आए 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन में बोल दिया कैश और फर्नीचर, ठीक है। तो आधी एंट्री तो क्वेश्चन में अपने को दे दी। सिंपल सा मान लीजिए डेट है 1 अप्रैल 2021। तो 2021 तो बार बार कॉमन आएगा, तो इसको आप 2021 को ऊपर लिख दीजिए, और हर साल क्या कीजिए, केवल ईयर तो ऊपर लिख दीजिए, और बाद में क्या करें, डेट डालते लीजिए। बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अप्रैल लिख दीजिए केवल। अब सिंपल सा सोचो, कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं। दोनों असेट है, ये तो पता है अपने को। कैश भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, फर्नीचर भी प्रॉपर्टी है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर भी आ रहा है तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब सिंपल सा सोचिए, ये दोनों चीज आई कहां से, कौन लाया इन्हें, तो इन्हें लाया बिजनेस का मालिक।
तो जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो सिंपल सा कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब जिन अकाउंट्स को हम डेबिट कर दें उनके आगे तो लिखते हैं डेबिट, लेकिन जिन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं उनके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं इन अकाउंट से हल्का सा राइट में और उनके पहले वर्ड लगाते हैं टू, तो इसका मतलब वो क्रेडिट हुआ है। तो हम लिख देंगे टू, और क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट? तो टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना लाया था? 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख डेबिट में। फर्नीचर कितने का आया था? तो 2 लाख रुपीस का, तो 2 लाख, ये भी डेबिट। और कैपिटल जो है, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया उसने? 7 लाख। 5 लाख तो कैश लाया और 2 लाख फर्नीचर, तो टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 7 लाख। 7 लाख को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सिंपल सी ये जनरल एंट्री है और ये लोगों से नहीं होती। लास्ट में हमको इसका शॉर्ट में बताना पड़ेगा कि ये जर्नल एंट्री हमने किस चीज की करी है। तो इसे हम जो शॉर्ट में लिखते हैं उसे बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब है ये नरेशन जो है इस एंट्री को डिस्क्राइब करेगा कि ये एंट्री हमने किस चीज की करी है। तो सिंपल सा नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग से, BEING, बीइंग। तो बीइंग से स्टार्ट करेंगे इसे। बीइंग क्या करा हमने? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash and furniture, ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। सेकंड, मान लीजिए अब 2 अप्रैल को हमने क्या करा? गुड्स परचेस किए, क्वेश्चन में बोल रखा है गुड्स परचेस किए 50,000 रुपीज के। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा हो गुड्स परचेस किए 50,000 के और कुछ नहीं बोला किससे परचेस किए, तो सिंपल सा अपन मान के चलेंगे गुड्स जो हमने कैश में खरीदे होंगे। अगर उधार में खरीदे होते तो जिससे उधार खरीदते उसका नाम देते, नाम नहीं दिया इसका मतलब हमने क्या करें? कैश में परचेस करें। तो गुड्स परचेस करें, तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था जब भी हम बिजनेस में गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। परचेस, गुड्स परचेस करते हैं तो परचेज अकाउंट। और वहीं अगर मैं गुड्स की जगह कोई असेट परचेस करता है, जैसे मान लीजिए मशीन या फर्नीचर, तो मैं उस असेट का नाम लिखता। जैसे यहाँ पे फर्नीचर था तो फर्नीचर को डेबिट किया, लेकिन गुड्स होते हैं तो हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं परचेस अकाउंट। अब सिंपल सा गुड्स परचेस कर रहा हूं तो ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। सिंपल सा गुड्स मैंने परचेस करेंगे बेचने के लिए, तो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा वो गुड जो है मेरे इसी साल के अंदर अंदर बिक जाते हैं, तो उसको लिए हम क्या यूज करेंगे? परचेस अकाउंट। तो सिंपल सा एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट। खर्चा हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। गुड्स परचेस किससे किए? कुछ बोला नहीं है तो हम मान के चलेंगे जिससे भी किए कैश में किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट क्यों किया? तो कैश बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस की क्या है? असेट है। असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, उल्टा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का गुड्स परचेस किया? 50,000 डेबिट में, और कैश कितने का गया? तो 50,000 ही क्रेडिट में। वापस से क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। सिंपल सा क्या करा? बीइंग गुड्स परचेज किए कैश में। ये नरेशन कंप्लीट और ये एंट्री कंप्लीट। तीसरी एंट्री, मान लीजिए 3 अप्रैल को अब मैंने गुड्स को बेचा। क्वेश्चन में बोल रखा है मान लीजिए गुड्स मैंने 10,000 के गुड्स 25,000 रुपए में बेच दिए। 10,000 के गुड्स 25,000 में बेच दिए। किसको बेचे? कुछ नहीं बोला, तो वापस मैं क्या मान के चलूंगा? मैंने कैश में बेचे होंगे। अब मैं गुड्स को बेच रहा हूं तो पैसे क्या हो रहे होंगे? आ रहे होंगे। और गुड्स बेचे तो कौन सा वर्ड यूज करूंगा मैं? सेल्स। जब भी गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस यूज करते हैं, और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स यूज करते हैं। सेल्स मेरी क्या होती है? तो इनकम होती है। सिंपल सा गुड्स बेचना तो हमारी कमाई है, तो सेल्स तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश क्या है? अपनी असेट। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, और सेल्स हमारी क्या है? इनकम। तो टू सेल्स। सेल्स क्या हुई? क्रेडिट।
अब बोला था 10,000 के गुड्स ना 25,000 में बेचे, तो सिंपल सा सोचो खुद, कैश कितना आया होगा, 10 या 25? 25, तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 25,000। सेल्स कितनी करी मैंने? सेल्स भी कितनी करी? 25। 10,000 की तो सेल करी नहीं, 10 के तो खरीदे थे, बेचे कितने में? 25 में। तो गुड्स की जो कॉस्ट होती है वो जनरल एंट्री में कहीं काम नहीं आती, केवल केवल सेलिंग प्राइस काम आती है। तो गुड्स बेचे कितने में? 25,000 में। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये सिंपल सी इसकी जनरल एंट्री होगी। कितने से? 25,000, 25,000। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। मैं कुछ जर्नल एंट्रीज के और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जितनी भी एंट्रीज आपको समझाऊंगा उसमें सब में मैं फॉर्मेट जो है, इसे हम फॉर्मेट बोलते हैं जर्नल एंट्री का, मैं हर बार आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, हर बार मैं इसमें नरेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज करनी है उसमें नरेशन जरूर लिखना है। तो अब मैं आपको कुछ और एंट्रीज बताता हूं जिससे आपका जर्नल एंट्री का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए बोला है अपन ने गुड्स परचेस किए राम से, कितने के किए? तो मान लीजिए 15,000 रुपए के परचेस किए गुड्स, तो वर्ड क्या यूज होगा? परचेज अकाउंट। परचेज अपना क्या है? खर्चा हो रहा है, परचेज कर रहा हूं तो खर्चा हो रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किससे किए? राम से। कैश में किए क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था जब भी अगर वर्ड दे दे राम या श्याम या किसी का भी नाम दे दे साथ में, तो हम मान के चलेंगे कि गुड्स जो है वो परचेज या फिर सेल किस में हुए? क्रेडिट पे। अगर एंट्री में बोल रखा है परचेज या सेल हुई है और साथ में नाम दे दे, तो अपन मान के चलते हैं कि वो गुड्स जो परचेज सेल हुए वो किस पे हुए? क्रेडिट पे। 3 टाइप की ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। पहला तो नाम आपको देंगे ही नहीं, सेकंड में आपको नाम दे देंगे, और तीसरे में आपको नाम भी देंगे और साथ में साफ साफ बोलेंगे कैश में करिए या क्रेडिट। पहले केस में आपको नाम नहीं देंगे, केवल केवल बोल देंगे गुड्स परचेस किए, गुड्स सेल किए 10,000 के, 20,000 के, तो अपन मान के चलेंगे कि नाम नहीं दे रखा है, तो यानी कि वो किस में हुआ है? कैश में। सेकंड में केवल नाम दे रखा है, केवल यूं बोल रखा है राम से गुड्स परचेस किए 10,000 के, 20,000 के, शाम को गुड्स बेचे 20,000 के, 25,000 के, कुछ नहीं बोला है, कैश में बेचे, क्रेडिट में बेचे, कुछ नहीं बोला है। तो सिंपल सा अपन क्या बोल सोचेंगे? नाम दे रखा है, इसका मतलब नाम क्यों दिया है? क्योंकि हमने उससे क्या करेंगे? उधारी करी होगी, तो क्रेडिट। तीसरा, नाम भी दे देंगे आपको और साथ में साफ साफ बोलेंगे कि हमने कैश में परचेस किए या क्रेडिट में। जैसे एक एग्जांपल बोल देंगे साफ साफ, राम से गुड्स परचेस किए कैश में 10,000 के, तो एंट्री इसका साफ पता चल रहा है किसमें किए? कैश में। सेकंड, साफ साफ बोल देंगे राम से गुड्स परचेस किए 10,000 के ऑन क्रेडिट, तो साफ पता चल रहा है किस पे किए? क्रेडिट पे, तो हम उसे उधार मानेंगे। तो 3 केस हो सकते हैं। आगे और 2 वर्ड है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो क्या होते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए मैं उनको अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मल केस में कितने केस होंगे? 3 केस होंगे, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अभी इस क्वेश्चन में अपने को बोला था परचेस किए गुड्स राम से, कितने के गुड्स परचेस किए? तो 15,000, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट। कैश गया क्या? नहीं गया। राम, अब राम का नाम दे रखा है,
तो राम मेरे लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। उसको आज पैसे नहीं दिए तो मैं फ्यूचर में दूंगा, और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी को क्या करूंगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी किस नाम की है, तो राम नाम की, तो टू राम। कितने के गुड्स परचेज किए, 15,000, तो 15,000 ही डेबिट और 15,000 ही क्रेडिट। नरेशन जो है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अगला है, मान लीजिए क्वेश्चन में वो रखा है, अगला रेंट रिसीव हुआ। केवल रेंट की नहीं, जितनी भी इनकम रिसीव होती, जितनी भी इनकम, अगर केवल ये बोले इतनी इनकम रिसीव हुई, साथ में पीरियड वगैरह नहीं दे कुछ भी कि कब से कब तक, तो अपन मान के चलते इस साल की। तो अगर क्वेश्चन सिंपल सा कुछ भी इनकम रिसीव, जो भी नाम से हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, या फिर कोई सी भी इनकम हो, तो सिंपल सा इनकम आ रही है तो कैश तो क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा। कैश अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट। बोल रखा है साफ साफ इनकम रिसीव हुई, तो रिसीव हमेशा क्या हो रही है, कैश में आ रही है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो गई होगा। अब कौन सी इनकम आ रही है, तो इनकम आ रही है, तो इनकम भी बढ़ रही है, तो इनकम को क्या कर देना, क्रेडिट। जो भी उस इनकम का नाम है, जैसे मान लीजिए उस इनकम का नाम है रेंट, तो रेंट को कर देंगे। उस इनकम का नाम है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को कर देंगे। उस इनकम का नाम है डिविडेंड, तो डिविडेंड को कर देंगे। और जो भी इनकम का नाम हो, सबके लिए एंट्री क्या होगी, सेम। कैश अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट, और इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आया रेंट रिसीव ₹10,000, कैश कितना आया, 10,000, तो 10,000 से क्या हो जाएगा, कैश डेबिट, और टू रेंट, रेंट कितना हो जाएगा, 10,000। क्वेश्चन में आया इंटरेस्ट रिसीव ₹10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 10,000 10,000। क्वेश्चन में आया डिविडेंड रिसीव ₹10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 10,000 10,000। हर इनकम के लिए एंट्री सेम है। लेकिन अगर मान लो आपको साथ में इसकी डेट दे दे, तो फिर आपको एक मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये साफ बोल रखा है इस साल हम इसी साल के इनकम और खर्चे लेंगे। और एक और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी बताया था मैंने, जिसमें मैंने बोला था बिजनेस के अंदर हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ही ट्रांजैक्शंस को अपना खर्चा और इनकम बांधते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में आया रेंट रिसीव किया, एक मान लीजिए अभी अपना ईयर चल रहा है 2020 2021। ध्यान रखना कभी भी अकाउंट्स में ईयर ऐसे नहीं बोलते कि 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, नहीं। अकाउंट्स के अंदर ईयर चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक। तो यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ईयर चलेगा, तो इसे हम बोलते हैं 2020/21। यानी कि कौन सा ईयर चल रहा है, 20-21। अगले साल कौन सा चलेगा, 21-22, फिर कौन सा चलेगा, 22-23। तो इस साल इस हिसाब से क्या होते हैं अकाउंट्स में ईयर चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं आपको सिंपल सा, क्वेश्चन में अगर खाली इनकम की बोले, टाइम नहीं दे, तो एंट्री क्या होगी, कैश तो डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब मान लीजिए टाइम दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि इनकम आई है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। कितनी आई है, तो 30,000। और इनकम का नाम क्या है, तो इनकम का नाम है रेंट। रेंट आया है अपने पास, कितना आया है रेंट, तो रेंट आया है 30,000। किस टाइम के लिए, 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2021 तक। तो पहले तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 20-21। तो यानी कि इस साल में केवल इनकम कौन सी लूंगा, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। यानी कि 31 मार्च के बाद वाली, यानी कि अप्रैल 2021, अप्रैल, फिर मई 2021, और फिर जून 2021। जून की भी एंड तक का है, यानी जून भी है। तो 3 महीने की इनकम मेरी इस साल की नहीं है, अगले साल की है। कब की है, अगले साल की। और मुझे अभी से मिल गई, एडवांस में मिल गई। तो ऐसी इनकम जो हमारे को एडवांस में मिल जाए, तो ये अभी मिलनी चाहिए क्या, नहीं। ये कब मिलनी चाहिए थी, फ्यूचर। अभी एडवांस में किसी ने दे दी, तो मेरे ऊपर अब लाइबिलिटी आ गई, मेरे ऊपर एक कर्ज आ गया कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी।
या फिर इसके पैसे इसको लुटाने भी पड़ सकते हैं, तो ये अपनी बिजनेस की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। इसे हम बोलेंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस। कोई सिंपल सा लाइबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, इनकम का नाम क्या है यहाँ, रेंट, और साथ में लाइबिलिटी भी हो रही है, एडवांस आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे टू इनकम रिसीव इन एडवांस। तो इनकम का तो जगह तो इनकम का नाम, रेंट और रिसीव इन एडवांस। अब सबसे पहले तो सिंपल सा इतना सोचो, कैश कितना आया, कैश कितना है 30,000, तो मैं कैश को तो कितने से डेबिट करूंगा, 30,000, सिंपल। अब सिंपल सा इसमें मुझे यह सोचना है 30,000 जो रुपए मेरे पास आए, उसमें इस साल के कितने और अगले साल के कितने, तो सिंपल सा इस पीरियड को मेजर करो, ये कितने टाइम का हो रहा है, तो अप्रैल से लेके अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का पीरियड जो है वो 15 मंथ्स का हो रहा है, 15 महीने का। कितने रुपए है, 30,000, कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। 30,000 रुपए मेरे पास आए हैं, कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। यानी कि सामने वाले ने मुझे हर महीने का कितना रेंट दिया, 2,000, सिंपल सा, तो 2,000 रुपए रेंट दिया। तो इस साल इनकम कितनी होगी, अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने की, 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 24,000, ठीक है। और एडवांस कितने महीने का दिया उसने, 3 महीने का, 2,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने का निकालोगे, तो 2,000 इंटू 3 करोगे तो ये कितना होगा, 6,000। अब वापस से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मेजर करो तो वापस मैच होगी। 30,000 डेबिट किया मैंने, 30,000 ही क्रेडिट करा। तो सिंपल सी ये क्या एंट्री थी, जब अपने को इनकम दे दे और साथ में ये भी दे दे कि कब की इनकम है, तो अपने को सोचना है इस साल की इनकम है या फिर आने वाले साल की है। अगर इस साल की इनकम होती है तो वो तो हमारी इनकम हो जाएगी, अगर अगले साल की इनकम अभी से दे दी तो फिर वो अपने लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, अपनी क्या है ये, लायबिलिटी है। सेम इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज करना चाहूंगा। अभी मान लीजिए इसी में अपने को बोल दें कि ये जो डेट है 1 अप्रैल 2020 से लेके ये मुझे 30 जून 2021 तक नहीं दिया उसने मुझे रेंट जो है वो दिया है 31 दिसंबर 2020 तक, और साथ में बोला है रेंट ऑफ जैन, फेब एंड मार्च इज ड्यू। मतलब मेरे पास अप्रैल से लेके दिसंबर का तो रेंट आ गया है और जनवरी, फरवरी और मार्च 21 का रेंट अभी भी आना बाकी है। इसको मैं मिटा देता हूं, 3 महीने का रेंट आना बाकी है, जनवरी, फरवरी और मार्च का, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोचो कितना अमाउंट आया है, तो मान लीजिए इसका अमाउंट अपने को दे रखा है अप्रैल से लेके दिसंबर तक का 18,000। कितना दे रखा है, 18,000। पहले तो ये सोचिए ये जो 18,000 आए वो तो कैश में क्या हो जाएंगे, सिंपल सा डेबिट। कितने, 18। ये 18,000 तो आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है 18,000 तो कैश में है, 3 महीने का और आना बाकी है, तो वो चाहे आया चाहे नहीं आया, इस साल की इनकम तो है पहले। अब 3 महीने की अगर मेरे पास इनकम नहीं आई है तो आज नहीं आई है तो कब आएगी, फ्यूचर में आएगी। और ऐसी इनकम जो आज नहीं फ्यूचर में आएगी, मतलब फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो फ्यूचर में अगर पैसे देने पड़ते हैं तो वो लायबिलिटी होती है, और फ्यूचर में पैसे आने होते हैं तो वो अपनी क्या हो जाती है, असेट बन जाती है। क्या बन जाती है, असेट। तो किस नाम से असेट बनेगी, तो मैंने पहले बता रखा है कि जोन सी भी इनकम अपनी फ्यूचर में आने वाली होती है उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीवेबल।
या फिर एक्रूड इनकम, एक्रूड यानी कमा लिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो वो मेरी क्या असेट है, तो उसको मैं क्या करूंगा डेबिट। किस नाम से, तो इनकम रिसीवेबल। इनकम कौन सी है, रेंट, तो रेंट अकाउंट, तो ही रेंट, और रिसीवेबल आया नहीं है, आएगा, तो मेरी क्या है ये असेट, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब सोचना ये कितना आएगा, अमाउंट भी दे रखा है उसका, कितना आएगा, तो सिंपल सा इसको देखो, ये अप्रैल से लेकर दिसंबर यानी कि 9 महीने का रेंट है, कितना है 18,000, तो 18,000 का जो रेंट है वो 9 महीने का है, तो इन 3 महीने का रेंट कितना होगा, तो 1 महीने का तो हो जाएगा 2,000 और 3 महीने का कितना हो जाएगा 6,000, तो 18,000 तो आ गया, 6,000 और आना बाकी है, तो मेरी टोटल इस साल की रेंट से इनकम कितनी हो जाएगी 24,000, 18 प्लस 6 24,000। और एक तरह से मैं यूं भी बोल सकता हूं, क्वेश्चन में साफ दे रखा है जनवरी से अप्रैल से दिसंबर तक आ गया है और 3 महीने का और आना है, यानी पूरे 12 महीने की इनकम करी, तो रेंट 2,000 इंटू 12 करोगे तो भी कितना होगा 24,000। और कुछ लाइबिलिटी है क्या इस बार, कुछ एडवांस लिया है क्या अपन ने, नहीं लिया, तो ये जो लाइबिलिटी है इसको मैं क्या कर दूंगा हटा दूंगा। ये एंट्री हो गई अपनी कैश अकाउंट डेबिट 18,000, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रेंट, रेंट की इनकम कितनी है 24,000। जब भी किसी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट साइड में एक या एक से ज्यादा अकाउंट यूज होते हैं, एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा, दोनों में से कहीं पे भी अगर एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री। इसी एंट्री को अगर हम करना चाहें तो हम अलग से भी कर सकते हैं, इसकी हम 2 एंट्रियां भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला था, साफ रेंट आया 18,000 रुपए और 3,000 और बाकी है, तो इसकी 2 एंट्री कैसे होगी, रेंट कितना आया 18,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना 18,000, ठीक है। सेकंड, अब मेरे को बोलेंगे 3,000 का और आना बाकी है, 3,000 का रेंट और आना बाकी है, तो सिंपल सा सोचो, आना बाकी है तो वो मेरे लिए क्या है, असेट है, फ्यूचर में आएगी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये मेरे को फ्यूचर में इनकम आएगी, इनकम तो है ना, इसी साल की इनकम है, भले रिसीव फ्यूचर में हो, तो रेंट मेरी क्या हो जाएगी इनकम, तो मैं क्या करूंगा टू रेंट, कितनी 6,000, तो ये तो क्या है कंबाइंड एंट्री, और इसको हम ना करके 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। पहली तो कितना कैश में आया वो, दूसरी कितना बाकी है, अमाउंट कैसे निकाला वो सेम पुरानी वीडियो के हिसाब से। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना 18,000 आया, आना कितना बाकी 6,000, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट 6,000। अगर वही मान लीजिए 30,000 वाली जो मैंने एंट्री बताई थी, यानी कि रेंट रिसीव इन एडवांस, तो अगर रेंट रिसीव इन एडवांस की एंट्री करनी होती तो पहली एंट्री तो सेम होती, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 30,000, फिर एंट्री क्या होती एडवांस की, एडवांस अपनी क्या लायबिलिटी, तो एडवांस को तो क्या कर देता क्रेडिट, और इस रेंट को क्या कर देता डेबिट। क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने रेंट ज्यादा बता दिया 30,000, तो मैं उसको क्या करता रिवर्स, तो इनकम को रिवर्स करने के लिए क्या कर देते हैं डेबिट। ध्यान रखना, जब भी हमें कोई इनकम लिखनी होती है तो इनकम में हम केवल इनकम का नाम लिखते हैं, उसके साथ में अगर पीछे 2 वर्ड लग जाए, चाहे तो रिसीवेबल लग जाए, चाहे रिसीव इन एडवांस लग जाए, अगर किसी भी इनकम के पीछे इन दोनों में से कोई एक वर्ड लग गया तो फिर वो अपनी इनकम का अकाउंट नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। अगर खाली इनकम है तो यानी कि वो इनकम का अकाउंट है, खाली रेंट दे रखा है नहीं वो इनकम है। लेकिन अगर पीछे वर्ड लग गया रेंट रिसीवेबल, तो यानी कि वो अपनी इनकम नहीं है, वो क्या अपनी असेट है। इसी तरीके से अगर रेंट के पीछे वर्ड लग गया रेंट रिसीव इन एडवांस, तो फिर ये अपनी इनकम नहीं, अपनी क्या हो जाएगी लायबिलिटी हो जाएगी। नहीं, खाली कोई पूछे रेंट आया, रेंट क्या है, तो रेंट अपनी क्या है इनकम है। डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड क्या है इनकम। इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट क्या है इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है इनकम।
नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? तो अपनी असेट है, और इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस क्या है? तो अपनी लायबिलिटी है। ये इनकम का हुआ। एक्सपेंस में जस्ट इसका उल्टा होगा। अब मान लीजिए एक एक्सपेंस की एंट्री देता हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला केवल सैलरी पे की। कितनी पे की? तो क्वेश्चन में बोल रखा है सैलरी पे की राम को 25,000 रुपए। पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परचेज और सेल को छोड़ के कोई भी खर्चे और इनकम का नाम दे और उसके साथ में किसी का भी नाम दे दे, भले राम का नाम दे, भले श्याम नाम दे दे, भले XYZ किसी का भी नाम दे, किसमें? एक्सपेंस और इनकम में। और एक्सपेंस और इनकम में मैं बोल रहा हूं परचेज और सेल को छोड़ के, यानी कि परचेज और सेल में तो इनके नाम यूज करेंगे हम। बाकी कुछ भी खर्चा या इनकम, खर्चे में जैसे सैलरी दी हो, रेंट दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, और भी कोई भी खर्चा करो, स्टेशनरी पे करी हो, कोई भी खर्चा हो, हम कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते। ऐसी किसी से इनकम रिसीव की हो तो कभी भी हम किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं। पर्सन का नाम केवल तब लिखते हैं जब हम उससे गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो ही हम उसका नाम लिखेंगे, नहीं तो दूसरे खर्चों और इनकम के लिए उस पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे हम। अगर जैसे मैंने बताया था इनकम है, इनकम अगर कोई एडवांस दे रहा है तो मैं उस पर्सन का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनकम रिसीव इन एडवांस। ऐसी की कोई इनकम नहीं दे रहा है तो भी मैं पर्सन का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनकम रिसीवेबल। ऐसी खर्चों में मैंने बताया था कोई पर्सन अगर अपना खर्चा नहीं दे रहा, जैसे एक एग्जांपल, अपन ने किसी को खर्चा नहीं दिया तो अपन लिखते हैं एक्सपेंस के आगे वर्ड लगा देते हैं आउटस्टैंडिंग। अपन क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा देना बाकी है, ना कि उसका नाम लिखेंगे। ऐसे अगर किसी को अपन ने खर्चा एडवांस में दे दिया तो अपन वर्ड यूज करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ना कि उसका नाम लिखेंगे। तो इतनी सी बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी खर्चे और इनकम की एंट्री हो और अगर उसमें किसी का भी नाम आए तो उसका नाम यूज कभी मत करना जनरल एंट्री के अंदर। तो अभी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आपको किसी ने एंट्री दी है सैलरी पेड टू राम ₹10,000। तो देखो क्वेश्चन को देख के क्या क्या नाम आ रहे हैं? एक तो सैलरी, एक राम, और एक पेड दे रखा है यानी कि कैश। 3 अकाउंट तो मुझे इसमें दिख रहे हैं। अब खर्चा दे रखा है तो राम को तो भूल जाओ, राम का अकाउंट कहीं काम में आएगा नहीं, क्योंकि खर्चा दे रखा है तो खर्चे में अपन किसी पर्सन का नाम देखते ही नहीं, यानी कि 2 एंट्री याद आ रही है, एक तो सैलरी का अकाउंट याद आ रहा है और एक कैश का। सिंपल सा सोचो, सैलरी दे रहे तो अपना क्या है? सैलरी खर्चा, तो खर्चे को तो क्या कर दो? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है पेड, तो टू कैश, कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना? 10,000 पे किया तो 10,000 और 10,000 आगे समझ में। अब यही अगर अपने को बोल दें, वापस से टाइम पीरियड दे दें, बोल दें सैलरी पे जो करी अपन ने 10,000, ये सैलरी पे करी अपन ने 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक। कब तक पे करी अपन ने? 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 जनवरी की, इसको एक काम करो 30 जनवरी मान लो, या फिर 31 जनवरी मान लो, 31 जनवरी, ठीक है। और आगे आपको बोल रखा है फेब्रुवरी एंड मार्च, इन 2 महीने की सैलरी जो है वो ड्यू है। फरवरी और मार्च की सैलरी क्या है? अभी देना बाकी है। बाकी की एंट्री तभी करना जब क्वेश्चन में साफ साफ दे। हो सकता है कि मैंने 31 जनवरी तक की सैलरी दी हो, उसके बाद किसी इंप्लॉय को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोले कि इतनी फरवरी और मार्च की सैलरी और देना बाकी है, तो ही मैं बाकी की एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब सिंपल सा बोल रखा है अप्रैल 2020 से लेके 31 जनवरी तक की तो दे दी, फरवरी और मार्च की और देनी है, तो सैलरी और देनी है,
पहली बात तो दी कितनी 10,000, तो कैश तो कितना चला जाएगा 10,000। सैलरी अपना खर्चा है तो सैलरी डेबिट होगा, कितने से होगा इसके लिए अभी अपन रुकते हैं। अब बोल रखा 2 महीने की सैलरी देना बाकी है, तो बाकी है खर्चा देना बाकी है, तो सिंपल सा मेरी क्या लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट, किस नाम से आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या हो जाएगा लाइबिलिटी। तो अगर कोई पूछे सैलरी क्या है तो खर्चा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है तो लाइबिलिटी है। अब कितनी बाकी है, तो पहले तो देखो ये अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक का टाइम कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 10 महीने। सैलरी कितनी है 10,000, यानी कि हर महीने की मैं कितनी सैलरी दे रहा हूं उसको 1,000, तो यानी कि 2 महीने की कितनी बाकी है 2,000, तो ये 2,000। 10,000 तो मैं दे चुका हूं, 2,000 और देना बाकी है, तो इस साल का टोटल खर्चा कितना हो गया 12,000। सेम अगर मुझे एक ही एंट्री नहीं करनी है 2 एंट्री करनी है, तो 2 एंट्री कैसे करेंगे, पहले तो जितनी सैलरी दी है उसकी एंट्री कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की सैलरी दी 10,000। सेकंड एंट्री में क्या बोला है 2,000 की और देना बाकी है, तो 2,000 और देना है, वो भी मेरा खर्चा है, तो वापस से सैलरी को मैं क्या करूंगा डेबिट। इसी साल का खर्चा है ना फरवरी और मार्च, तो क्या करूंगा खर्चे को तो लिखूंगा और खर्चा देना बाकी है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2,000 और 2,000। सिंपल सा ये सैलरी की एंट्री हुई। अब वही अगर मुझे बोल दें इसका मैं पीरियड चेंज कर देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल रखा है अपन ने सैलरी दी 15,000, कब से कब तक की दी, तो बोल रखा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक की। तो पहले तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी, सैलरी खर्चा है तो सैलरी तो डेबिट होगी, कैश जा रहा है तो कैश भी क्रेडिट होगा। अब देखो मैंने सैलरी क्या कर कब से कब तक दी है, अप्रैल से लेके अगले साल की जून तक, तो कुछ देना और बाकी है क्या, नहीं, मैंने उल्टा ज्यादा सैलरी दे दी। अप्रैल से लेके मार्च तक तो इस साल की हो गई और 3 महीने इधर देखना, अप्रैल से लेके मार्च तो 12 महीने जो है इस साल का मेरा एक्सपेंस है, और अगले साल की अप्रैल से लेके जून तक ये तो पूरा 2021 है, और ये 2020 से लेके 2021, ये 12 महीने का तो मेरा क्या हो जाएगा खर्चा, और ये 3 महीने का मेरा क्या हो जाएगा, 3 महीने की मैंने एडवांस दी है, एडवांस तो पहले से पैसा दे दिया, उसका बेनिफिट कब लूंगा फ्यूचर में, तो ये मेरी क्या हो जाएगी असेट। और जब मैं कोई सा भी खर्चा एडवांस में देता हूं तो क्या वर्ड यूज करता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या वर्ड यूज करता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो पहले तो इस बार में कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इस लायबिलिटी को मैं हटा देता हूं, ये 2,000 की लायबिलिटी हट गई। इधर देखना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस बार मैंने सैलरी एडवांस दी तो मेरी एसेट है प्रीपेड सैलरी। अब सबसे पहले हमेशा अमाउंट लिखना इस इन एंट्रीज के अंदर कैश में, बाकी सब में कैश में लास्ट में लिखते हैं। ये जो मैं आज 4 एंट्री बता रहा हूं कौन कौन सी, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव इन एडवांस, एक बताई मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक बताई प्रीपेड एक्सपेंस। इन चारों एंट्री की अगर कंबाइंड एंट्री करो तो पहले अमाउंट कैश में लिखना, फिर किसी और चीज में लिखना। सबसे पहले कैश कितना पे किया, तो ऊपर दे रखा है 15,000, कितना कैश पे किया अपन ने 15,000। अब
प्रीपेड कितनी है, सेकंड में अमाउंट निकालो प्रीपेड वगैरह का, जो भी चीज हो उसका लास्ट में निकाल लेंगे एक्सपेंस का। प्रीपेड सैलरी कितनी है, तो 15,000 15 महीने की है, तो हर महीने की 1,000 हो गई। तो 3 महीने की प्रीपेड थी, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी 3,000। तो 3,000 में किस में लिख दूंगा, प्रीपेड सैलरी। इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। 3,000 तो किस में लिख दिया, प्रीपेड सैलरी में। बचा 15,000 इधर है, 3,000 माइनस करेंगे तो 12,000 क्या हो जाएगा इस साल का खर्चा। और वैसे ही अपन अगर काउंट करें 1,000 रुपए महीने के, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे 12,000। आगे समझ में। अगला, अगर मान लो मैं साथ में कंबाइन एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दो अलग अलग एंट्री। तो सबसे पहले तो सिंपल से कितनी दी उसकी एंट्री कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी दी मैंने 15,000, तो 15,000 और 15,000। कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से 15,000, 15,000 बिजनेस से गए तो कैश को तो क्रेडिट कर दिया। खर्चा कितना लिख दिया मैंने, 15,000 लिखा। अभी आगे सामने आगे दे रखा है मुझे कि इसमें से 15,000 में से 3 महीने जो की जो सैलरी वो क्या है एडवांस है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी एंट्री करूंगा। प्रीपेड सैलरी मेरी एसेट है, इसको तो क्या कर दूंगा डेबिट। और ऊपर मैंने खर्चा ना अभी 15,000 लिखा, ज्यादा लिख दिया, तो अब मैं उस खर्चे को क्या कर दूंगा रिवर्स। तो अब मैं क्या लिख दूंगा टू सैलरी। कितना 3,000 और 3,000। 3,000 की सैलरी क्या होगी रिवर्स हो गई। तो ये हो गई इसकी दो अलग अलग एंट्री। तो आज मैंने नॉर्मली आपको 4 कैटेगरी की एंट्रियां बताई है। एक तो नॉर्मल तो अलग है, वो तो बिल्कुल सिंपल थी। 4 जो थोड़ी सी हल्की सी जो ट्रिकी एंट्री थी वो थी इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंस हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। इन 4 चीज की एंट्री बताइए मैंने आपको। अगर इन एंट्री में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं कि क्या कंफ्यूज हो रहा है। और इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइए क्या डाउट है, मैं उसको सोल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। और आपको हो सकता है मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। अगर फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं अगली वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।